हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम सीए वीना देसाई और हम लोग पढ़ रहे हैं ACCA F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एंड दैट इज चैप्टर नंबर 7 प्राइसिंग। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर प्राइसिंग। यहाँ हम पढ़ेंगे परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट क्या होता है, डिमांड बेस्ड अप्रोच, कॉस्ट बेस्ड अप्रोच एंड मार्केटिंग बेस्ड अप्रोच। तो 3 तरह के अप्रोचेस पढ़ेंगे प्राइसिंग डिसीजन के लिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। प्राइसिंग, जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जरूरी है प्राइसिंग, राइट प्राइसिंग करने का। राइट प्राइसिंग, देखिए आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, बना लिया आपने, अब तक जो हमने कॉस्टिंग पढ़ी, जो अभी तक हमने पढ़ा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर जैसे अभी हमने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स, कि जब आपके पास फैक्टर्स लिमिटेड हैं तब आप किस तरह से प्लान करें कि आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का, ये सब कर दिया, प्रोडक्ट बन गया। अब प्रोडक्ट बन गया, उसको मार्केट में लेकर जाना है, तो हम उसकी क्या सेलिंग प्राइस डिसाइड करें। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रोडक्ट बना जिसकी कॉस्ट आई $10 पर यूनिट। अब मुझे इसकी दिस इज द कॉस्ट, अब मुझे इसकी क्या सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी चाहिए। मुझे इसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी चाहिए $12, $15, $20, $100। कौन सी सेलिंग प्राइस मुझे इसकी डिसाइड करनी चाहिए, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो हम जो प्राइसिंग करते हैं, हमारे प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस हम डिसाइड करते हैं, वो ऐसे ही नहीं कुछ भी रैंडमली आपने डिसाइड कर दिया, कितना भी प्रॉफिट ऐड करके अपने मार्केट में उतार दिया। उसके लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं। आपने एकदम से अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट रख दी $100, हो सकता है मार्केट में सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट आपका $15 में मिल रहा हो, $20 में मिल रहा हो, तो कोई भी आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो राइट प्राइसिंग बहुत जरूरी है ताकि हम लोग अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकें, साथ में मार्केट में एक अपनी पोजीशन बना सकें। उसके लिए राइट प्राइसिंग डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। सो प्राइसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट प्राइसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए सबसे पहले तो हम इंपॉर्टेंस देखते हैं। राइट प्राइसिंग या जो प्राइसिंग डिसीजन आप ले रहे हैं वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। पहला, प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप ये बिजनेस कर क्यों रहे हो, ये बिजनेस हम कर रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे अर्न होता है, जब आपकी सेल ग्रेटर हो किससे, आपकी कॉस्ट से, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। ओके, नाउ अब कितना ज्यादा होना चाहिए ये भी आपको पता करना जरूरी है। तो इसके लिए हम सेकंड फैक्टर देखते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सेलिंग प्राइस बहुत ज्यादा हाई रख ली तो क्या होगा, आपके जो कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो क्या कर जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे टुवर्ड्स योर कॉम्पिटिटर्स। कहां शिफ्ट कर जाएंगे, टुवर्ड्स योर कॉम्पिटिटर्स। तो डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी लेस हो जाएगी। हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट भी कमाना है, साथ में अपना डिमांड भी बढ़ानी है, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स निकले, हम ज्यादा से ज्यादा इन टोटलिटी हम प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर सके। तो ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें राइट प्राइसिंग बहुत जरूरी है। तो राइट प्राइसिंग करने के लिए बहुत सारे, राइट प्राइसिंग डिसीजन जो होता है उसको इन्फ्लुएंस बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो वो सारे फैक्टर्स अभी हम 1 by 1 इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे प्राइसिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं और जिसकी वजह से हमें अपने प्राइसिंग डिसीजन को चेंज करना पड़ता है। किस तरह से हम राइट प्राइसिंग करें उन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए, जिससे कि हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नाउ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। प्राइसिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स ए पाइवटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओके, द ओवरराइडिंग एम ऑफ द मोस्ट बिजनेसेस, मैक्सिमम बिजनेसेस का जो भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनका बिजनेस होता है, उनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। बिजनेसेस मेक प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट अ प्राइस हायर देन देयर कॉस्ट। ओके, द अमाउंट दैट दे आर एबल टू सेल
will often be determined by price charged for the goods and services. So जितना अमाउंट वो सेल करने के लिए मतलब कैपेबल हैं, किस पर डिपेंड करता है, कितना उन्होंने प्राइस चार्ज किया है. बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज कर दिया, आपके क्लाइंट्स कॉम्पिटिटर्स की ओर शिफ्ट कर जाएंगे. कम किया है तो आप प्रॉफिट कम कमाएंगे. मतलब अगर आपको सपोज मार्केट में आपकी कैपेबिलिटी है कि आप $15 में सेल कर सके और आप $20 ही चार्ज कर रहे हैं, तो मतलब आप अंडर प्रॉफिट कर रहे हैं, आप प्रॉफिट पूरा प्रॉपरली नहीं अर्न कर पा रहे हैं. तो राइट प्राइसिंग किस तरह से डिसाइड करें, किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट की राइट सेलिंग प्राइस फिक्स करें, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स का हमें पता होना चाहिए. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइसिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और उनको कंसिडर करते हुए ही हमें अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड करनी चाहिए. ओके, सो जो हम लोग वेरियस फैक्टर्स देखेंगे. सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर, क्योंकि प्राइसिंग डिसीजन लेते वक्त हमें मार्केट स्ट्रक्चर का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप कौन से मार्केट में काम कर रहे हो. मार्केट बहुत सारे तरह के होते हैं. मेनली हम अगर मार्केट को डिवाइड करें तो हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में. ओके, तो अभी हम मार्केट को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट होता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन, और सेकंड होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन. ओके, इम्परफेक्ट कंपटीशन अगेन 3 टाइप्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट इज मोनोपोली, ब्रॉडली हम 3 टाइप्स में कर सकते हैं. सेकंड इज ओलिगोपोली, एंड थर्ड वन इज मोनोपोलिस्टिक. नाउ व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन एंड व्हाट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन. देखिए, अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा, फिर भी एक छोटा सा हम आइडिया ले लेते हैं. परफेक्ट कंपटीशन मीन्स कि जहां पर कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कोई एग्जिट बैरियर नहीं है. मतलब इस मार्केट में कोई भी एंटर कर सकता है, कोई भी सेलर और कोई भी बायर एंटर कर सकता है. नो बैरियर, किसी भी सेलर या बायर के लिए कोई बैरियर नहीं है. कुछ कंडीशन होती है परफेक्ट कंपटीशन की, या कुछ फीचर्स कह सकते हैं हम लोग परफेक्ट कंपटीशन का. तो जो फीचर्स हैं उनका फर्स्ट फीचर है नो बैरियर, नो बैरियर फॉर एनी सेलर एनी बायर, पहली चीज. सेकंड थिंग, होमोजीनियस प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट वो कर रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, वो होमोजीनियस होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक मार्केट है और पोटैटो का मार्केट है, वहां पोटैटो सेल हो रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी सेलर आ सकता है उस मार्केट में, कोई भी बायर आ सकता है. ओके, और सबके पास सेम क्वालिटी के पोटैटो हैं वहां पर, ठीक है. और जो उनके प्राइसेस है, इस कंडीशन में क्या होता है, सबके पास है, कोई भी सेलर आ रहा है, कोई भी बायर आ रहा है, सबके पास होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट है. तो जो बायर सेलर होगा वो क्या होगा, प्राइस टेकर होगा. क्या कहेंगे हम उसको, प्राइस टेकर कहेंगे. प्राइस टेकर मतलब उस मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी उसको उसी प्राइस में सेल करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर वहां पर आपका $1 पर केजी में आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ओके, सारे बायर सेलर इसी में कर रहे हैं. अब एक सेलर आया, उसने कहा नहीं, मैं $1.5 पर केजी में सेल करना चाहता हूं, ठीक है, तो वो सेल नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि सारे होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सबके पास सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं. जैसे ही उसने अपनी रेट बढ़ाएंगी, क्या होगा, सारे कस्टमर्स किसी और दूसरे सेलर्स के पास शिफ्ट कर जाएंगे. तो जो कम रेट में कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है, सेम क्वालिटी का है, तो वहां उसको रीजनेबल मिलेगा. ओके, सो ये क्या कहलाएगा, आपका प्राइस टेकर कहलाएंगे. अगर इसने अपनी रेट कम करी, सपोज 0.9 पर केजी कर दिया, $0.9 पर केजी, तो क्या रहेगा यहां पर. वैसे भी ये लोग सब नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा रहे होते हैं, तो जैसे ही इसने 0.91 केजी करेंगे, सारे बायर्स इसके पास आएंगे, तो बाकी के सेलर्स को क्या करना पड़ेगा, उन्हें भी अपनी रेट कम करनी पड़ेगी. ठीक है, तो सभी सेलर्स अपनी रेट 0.9 पर केजी कर लेंगे. तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली सभी को लॉस होगा. ओके, तो इसलिए सेलर को यहां पर क्या बोलते हैं हम, प्राइस टेकर बोलते हैं. ओके, सो
परफेक्ट कॉम्पिटिशन के कुछ फीचर्स हैं। तो फर्स्ट फीचर क्या है, जीरो एंट्री एग्जिट बैरियर, मतलब कोई बैरियर नहीं है एंट्री एग्जिट पर किसी के लिए भी, बायर के लिए या फिर सेलर के लिए। परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, हम लोग क्या मानते हैं, सारे बायर सारे सेलर्स को परफेक्ट इंफॉर्मेशन से सारे प्रोडक्ट्स की, सारे ऑफर्स की, सबकी क्वालिटी की, सबकी। कंपनीज एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, इस मार्केट में जो कंपनीज है उनका एक ही एम है अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ओके, सो फर्म्स एम टू सेल वेयर मार्जिनल कॉस्ट मीट्स मार्जिनल रेवेन्यू वेयर दे जनरेट द मोस्ट प्रॉफिट। तो जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, जहां मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होगा। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट, मतलब एक एडिशनल यूनिट्स का प्रोडक्शन करने के लिए एडिशनल जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। एंड व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? एक एडिशनल यूनिट के लिए जो एक एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होंगे, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी गिवन मार्केट गुड और सर्विस डू नॉट वेरी अक्रॉस सप्लायर्स। तो सबके पास सेम क्वालिटी का सेम होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा। सो हम लोग ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले देखा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ओके, सो इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एवरी बायर और सेलर इज अ प्राइस टेकर। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, यहाँ पर हर बायर और हर सेलर प्राइस टेकर है। No participant influences the price of product it buys or sell. Other characteristics of a perfectly competitive market is in this. So, क्या-क्या features हैं perfectly competitive market के? First, zero entry, zero exit barrier. कोई entry exit barrier नहीं है। सारे buyer, सारे seller price taker हैं। कोई भी अपनी प्राइस को मतलब प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ना कोई बायर कर सकता है ना कोई सेलर कर सकता है। कंपनीज का एक ही एम है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ होता है, जहां मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। सबके पास होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सबके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लग रही है। तो ये सारे फीचर्स हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के। ठीक है, सो दिस इज द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। वैसे एब्सोल्यूट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज अ मिथ, ऐसा कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हाँ, इस परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट के आसपास वाले एरिया में आपका बाकी के मार्केट्स, कुछ मार्केट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एकदम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज अ थियोरेटिकल कंसेप्ट, इस वर्ड में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। नाउ सेकेंड इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन में ब्रॉडली अगर हम देखें तो 3 कैटेगरी के मार्केट होते हैं, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक। ओके, सो व्हाट इज मोनोपोली मार्केट? इसमें 1 सेलर होता है और वेरियस बायर्स होते हैं, मेनी बायर्स होते हैं। अब देख सकते हैं आप, यहां पर क्या था, मेनी सेलर्स, मेनी बायर्स, खूब सारे सेलर्स हैं, खूब सारे बायर्स हैं, सब सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो यहाँ पर ये लोग क्या है, प्राइस टेकर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग प्राइसिंग डिसीजन, राइट प्राइस कैसे करें। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि हम किस मार्केट में काम कर रहे हैं। अगर हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाले मार्केट में वर्क कर रहे हैं तो हम लोग को प्राइस जो है अवेलेबल है वही लेनी पड़ेगी। वी आर नॉट प्राइस मेकर इन दिस मार्केट, नो सेलर इज अ प्राइस मेकर, एवरी सेलर इज अ प्राइस टेकर। तो जो प्राइस इस मार्केट में प्रिवेल कर रही है उसको वही प्राइस अडॉप्ट करके उसी प्राइस पर अपनी सेल करनी होगी। बट अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो मोनोपोली है, तो यहां पर क्या मोनोपोली में होता है, 1 सेलर होता है, बहुत सारे बायर होते हैं। यहां पर सेलर क्या कहलाता है, प्राइस मेकर। क्योंकि क्या होता है, यहां पर एक ही सेलर है। अब बायर्स के पास देयर इज नो चॉइस, इनके पास कोई चॉइस नहीं है। इनको जाकर अपना प्रोडक्ट किससे लेना है, इनको अपना प्रोडक्ट इसी सेलर से, क्योंकि एक ही सेलर है तो सारे बायर्स को यहीं जाके लेना पड़ेगा। अब इसने जो भी प्राइस चार्ज करी होगी उसको उसी प्राइस पर, बायर्स को उसी प्राइस पर वो प्रोडक्ट लेना होगा। ओके, अगर उन्हें उन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर इसके कुछ सब्स्टिट्यूट निकल आते हैं या कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स निकल आते हैं जो एकदम वैसे तो नहीं है, बट हाँ कुछ सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। तो अगर ये प्राइस बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे तो बायर्स सब्स्टिट्यूट की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं।
बट मोनोपोली में सेलर क्या होता है, प्राइस मेकर होता है। मोनोपोली एकदम परफेक्ट मोनोपोली तो हम नहीं कह सकते, बट यस मोनोपोली का एक एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट इज यूजुअली कंसिडर्ड अ मोनोपोली। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो चार्ज कर रखा बायर को वो देकर वो अपना बाय करना होता है। ओके, सो what is imperfect competition refers to the market structure that does not meet the conditions of perfect competition. First one is monopoly, in which there is only one seller of good. Seller dominates buyers and can use its market power to set up profit, maximizing price. Okay, तो वो अपनी मर्जी से जो प्राइस चाहे चार्ज कर सकता है, इसीलिए इसमें हम सेलर को क्या बोलते हैं, प्राइस मेकर बोलते हैं। तो अगर आपका प्रोडक्ट मोनोपोली में है तो आप जितना मैक्सिमम चाहे आप अपना प्रॉफिट चार्ज कर सकते हैं, बट अगेन डिमांड को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अभी हम लोग आगे देखने जा रहे हैं डिमांड और प्राइस का क्या रिलेशनशिप चलता है। इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है। प्राइसेस अगर बहुत ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी, और प्राइस अगर कम होगी तो डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। सो इसका जो ग्राफ चलता है वो कैसा चलता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग चलता है। सो अगर इसने बहुत ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज करी तो बायर्स अगर उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो वो में हो सकता है कि वो उसे यूज़ करना बंद कर दें या शिफ्ट कर जाएं किसी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ओलिगोपोली। नेक्स्ट मार्केट इज ओलिगोपोली। अब ओलिगोपोली में क्या होता है, यहाँ फ्यू सेलर्स होते हैं, ओके, और मेनी बायर्स होते हैं। मोनोपोली में तो क्या था, ओनली वन सेलर था और मेनी बायर्स थे। यहाँ कुछ सेलर्स होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं, और इंडियन मार्केट में जो हम ये मोबाइल ऑपरेटर्स की बात करें तो जैसे हमारे यहाँ पर ऑपरेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल जियो। अगर हम डेटा प्लान की बात करते हैं तो जियो है, या फिर यहाँ पर वोडाफोन वीआई है, वोडाफोन आइडिया, ओके, एयरटेल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ही सर्विसेज टेलीकॉम सर्विसेज हैं जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। तो ये मार्केट क्या कहलाता है, अपने आप में एक कहलाता है ये ओलिगोपोली मार्केट, क्योंकि यहाँ सेलर्स फ्यू हैं और मेनी बायर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं। तो यहाँ पर क्या चलता है, इन ओलिगोपोली इन विच अ फ्यू कंपनीज डोमिनेट द मार्केट, या कुछ ही कंपनीज मार्केट डोमिनेट करती हैं, एंड आर इंटरडिपेंडेंट। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अब देखिए, अगर जियो अपने कोई अलग पॉलिसी लेकर आता है, या अपना चार्जेस कम करता है, या कुछ प्लान्स लेकर आता है, तो क्या होता है, ये वोडाफोन, एयरटेल और इस तरह की जो और कंपनीज है ये भी अपनी प्राइसेस को कम करने पर मजबूर हो जाते हैं। क्यों, अगर ये नहीं कम करेंगे तो क्या होगा, जो बायर्स हैं वो सब के सब इस कंपनी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। ओके, सो लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, ये लोग अपना एक ये 3-4 ही कंपनीज हैं या कुछ ही कंपनीज हैं, ये ही पूरे मार्केट को डोमिनेट करती हैं। ठीक है, सो कंपटीशन भी चलता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्राइसेस में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं ला पाते हैं। सो फर्म्स मस्ट टेक इनटू अकाउंट लाइकली रिएक्शंस ऑफ देयर राइवल्स टू एनी चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में कोई भी चेंज करते वक्त इनको अपने राइवल्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है, अपने कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। एक दूसरे के जो भी डिसीजंस है उन पर ये लोग डिपेंड रहते हैं। सो ओलिगोपोली इन विच फ्यू कंपनीज डोमिनेट द मार्केट एंड आर इंटरडिपेंडेंट, फर्म्स मस्ट टेक इनटू अकाउंट लाइकली रिएक्शंस ऑफ देयर राइवल्स टू एनी चेंज इन प्राइस, आउटपुट और फॉर्म्स ऑफ नॉन प्राइस कंपटीशन, सबको ध्यान में रखना पड़ता है। अगर हम यूके की बात करें तो देखिए, ग्रोसरी मार्केट में 4 कंपनीज का 74.4% शेयर है। कौन सी है ये, टेस्को, एस्डा, सेंसबरीज एंड मॉरिसंस। सो ये 4 कंपनीज का ही इतना है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ओलिगोपोली का। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नाउ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, इसके हम कुछ फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले तो many buyers and many sellers,
बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। अगर हम इन प्रैक्टिकली देखें तो ये ओलिगोपोली एग्जिस्ट करता है, मोनोपोलिस्टिक भी एग्जिस्ट करता है। तो मैक्सिमम जो एग्जिस्ट करता है वो कौन सा है? मोनोपोलिस्टिक। देखिए फॉर एग्जांपल आप सोप का देखिए, एक मार्केट में वेरियस वेराइटीज की सोप है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं, ये सोप का मार्केट कैसा है? मोनोपोलिस्टिक है। बहुत सारे सेलर्स हैं सोप के, वेरियस कंपनीज हैं जो यहाँ पर सोप सेल करती हैं, बहुत सारे बायर्स हैं इस सोप को बाय करने के लिए। अगर आप टूथपेस्ट का एग्जाम्पल देखेंगे तो टूथपेस्ट के लिए देयर आर वेरियस कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज हैं जो टूथपेस्ट, अलग अलग ब्रांड के टूथपेस्ट लेकर आती हैं। वेरियस बायर हैं, इन अलग अलग ब्रांड के टूथपेस्ट वो बाय करते हैं। ओके, बट सारे टूथपेस्ट एक सिमिलर है। मतलब सिमिलर क्या है? क्वालिटी वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ब्रांड डिफरेंट है, बट है सब टूथपेस्ट, सोप सब क्लीनिंग के काम में आते हैं। तो ये इनका एक मेन फीचर है कि प्रोडक्ट एक है बट अलग अलग वेराइटी के हैं, अलग अलग ब्रांड के हैं, इस वजह से उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सो हम इसको क्या कह सकते हैं? हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट कह सकते हैं। हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट, क्यों हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट कह रहे हैं? क्वालिटी वाइज सब डिफरेंट है। यहाँ सारे होमोजीनियस प्रोडक्ट थे, मतलब क्वालिटी सबकी सेम थी। यहाँ अगर हम सोप का मार्केट देख रहे हैं तो सोप की सबकी क्वालिटी अलग अलग है। मतलब एक ब्रांड कहता है कि आपको इससे सॉफ्ट स्किन मिलेगी, दूसरा कहता है कि ये सारे जम्स को फ्री करेगा, जम फ्री सोप, मतलब जम्स से फ्री करेगा आपको। कुछ कहता है कि इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, इसका सेंट बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग स्मेल रहेगी इसकी। तो इस तरह से हर एक अपने अपने एक अलग अलग क्वालिटी बताकर चलता है। ओके, सो प्रोडक्ट्स आर हेट्रोजीनियस। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, मेनी बायर्स हैं, मेनी सेलर्स हैं, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट हैं। यहाँ सेलर अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस डिसाइड करता है, लेकिन प्राइस डिसाइड करते वक्त भी उसको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर बहुत ज़्यादा प्राइस डिसाइड किया तो बायर्स के पास वेरियस सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, वो अलग ब्रांड के पास शिफ्ट कर जाएगा। तो ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। प्रोडक्ट्स आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। हम कह सकते हैं प्रोडक्ट सिमिलर है, जैसे टूथपेस्ट है, अलग अलग ब्रांड्स के हैं तो सभी टूथपेस्ट ही हैं, प्रोडक्ट सिमिलर है बट आइडेंटिकल नहीं है। ओके, देयर आर मेनी प्रोड्यूसर्स, प्राइस सेटर्स एंड मेनी कंज्यूमर्स इन अ गिवन मार्केट, बट नो बिजनेस हैज टोटल कंट्रोल ओवर द मार्केट प्राइस। बट किसी का भी मार्केट पर टोटल कंट्रोल नहीं है, तो अपने हिसाब से मार्केट प्राइस नहीं कर सकते। ओके, सो ये टू टाइप्स के हमने मार्केट देखे, एक परफेक्ट कंपटीशन, एक इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन के हमने 3 और टाइप्स देखे, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। चैप्टर जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं प्राइसिंग डिसीजन। तो आपको प्राइसिंग डिसीजन करते वक्त सबसे पहला फैक्टर क्या ध्यान में रखना होगा अपनी सेलिंग प्राइस डिसाइड करते वक्त, कि हम कौन से मार्केट में एंटर करने जा रहे हैं। अगर हम एंटर कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन, तब तो आपको जो प्राइस है वो प्राइस ही आपको अडॉप्ट करनी होगी। आपको प्राइस में कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि आप बढ़ाकर कम करके प्राइस लेकर चलें। लेकिन अगर आप इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो आपको देखना होगा कि आप मोनोपोली हैं, मतलब आपका प्रोडक्ट यूनिक प्रोडक्ट है, सिर्फ आप ही उस प्रोडक्ट को बेचते हैं, कोई और सेलर नहीं है आपके आसपास तक। तब तो आप जो चाहें आप प्राइस सेट कर सकते हैं, लेकिन डिमांड फंक्शन को भी ध्यान में रखना होगा, लॉ ऑफ डिमांड को भी ध्यान में रखना होगा कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस होते ही आपके कस्टमर्स दूसरी जगह शिफ्ट कर जाएंगे, आपके प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। सो ये ध्यान रखना है। ओलिगोपोली मार्केट है तो फ्यू कंपनीज ही डोमिनेट करती हैं, ठीक है। हालांकि अगर आपके कॉम्पिटिटर्स के डिसीजंस का भी इम्पैक्ट पड़ता है प्राइसिंग डिसीजन पर, तो उन सबको ध्यान में रखना होगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है तो यहाँ पर सेम प्रोडक्ट है तो बहुत ज़्यादा हाई रेंज नहीं रख सकते, बट जो इंडस्ट्री की प्रिवेलिंग रेंज है उस रेंज के बीच आप अपनी कोई भी प्राइस सेट कर सकते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल है ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। फॉर एग्जाम्पल, देर आर मेनी डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ सोप ऑन द मार्केट टूडे। ये सोप वाला एग्जाम्पल जो अभी हमने लिया, डिफरेंट ब्रांड्स के सोप हैं। ईच ब्रांड ऑफ सोप इज सिमिलर बिकॉज इट इज डिजाइन टू गेट द यूजर क्लीन। सबका मोटो सेम है कि हमें अपने यूजर को वो क्लीनलीनेस प्रोवाइड कराते हैं। However, each soap product tries to differentiate itself from the competition to attract consumers. So, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए सब अपने अपने आप प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करके रखा हुआ है। कैसे डिफ्रेंशिएट किया हुआ है देखिए,
वन सोप माइट क्लेम दैट इट लीव्स यू विथ सॉफ्ट स्किन, एक सोप कहता है, एक ब्रांड कहता है कि आपको सॉफ्ट स्किन मिलेगी, while another that is it has a clean fresh scent, बहुत अच्छी स्मेल आएगी. Each participant in this market structure has some control over pricing. उसका ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्टली कंपटीशन की तरह प्राइस टेकर है, जो प्राइस चल रही बोलो, नहीं, उनका प्राइसिंग पर कुछ कंट्रोल है क्योंकि सबका अलग अलग क्वालिटी है प्रोडक्ट की, तो उस हिसाब से वो प्राइस रख सकते हैं. लेकिन बहुत हाई प्राइस रखते ही क्या होगा, दूसरे सब्स्टिट्यूट की ओर, दूसरे ब्रांड की ओर आपका कॉम्पिटिटर शिफ्ट कर जाएगा. सो सम कंट्रोल ओवर प्राइसिंग विच मीन्स इट कैन ऑल्टर द सेलिंग प्राइस एज लॉन्ग एज कंज्यूमर्स आर स्टिल विलिंग टू बाय इट्स प्रोडक्ट एट द न्यू प्राइस. इफ वन प्रोडक्ट कॉस्ट ट्वाइस as much as similar products on the market, chances are most consumers will avoid buying the more expensive product and buy the competitors products instead. जैसे ही आपने अपनी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ाई, आपका जो क्लाइंट होगा, कस्टमर होगा, वो कॉम्पिटिटर्स की तरफ शिफ्ट कर जाएगा. So monopolistic products are typically found in retailing business. Some examples of monopolistic products or services are shampoo products, extermination services, oil changes, toothpaste, fast food restaurant, etc., etc., etc. Okay. So this is the monopolistic competition. तो ये था हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट. तो प्राइसिंग डिसीजन को अफेक्ट करने वाला फर्स्ट फैक्टर हो गया टाइप ऑफ मार्केट, कि किस मार्केट में आप एंटर करने जा रहे हैं, उस मार्केट का स्ट्रक्चर तो आपकी प्राइसिंग डिसीजन को अफेक्ट करने वाला फर्स्ट फैक्टर हो गया. नाउ 3 ब्रॉड अप्रोचेस ऑफ टू प्राइसिंग. अब जब हम प्राइसिंग डिसीजन लेते हैं तो हमारे पास 3 ब्रॉड अप्रोच होते हैं. तो पहला अप्रोच होता है डिमांड बेस्ड अप्रोच. आपके प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है. अगर बहुत हाई डिमांड है तो आप अपनी हाई प्राइस सेट कर सकते हैं. लो डिमांड है और आप मार्केट में अभी एंटर कर रहे हैं, लो डिमांड है आपकी, तो डिमांड को हाई करने के लिए आपको प्राइस कम करनी पड़ेगी. सो आपका क्या हो गया, डिमांड बेस्ड अप्रोच. कॉस्ट बेस्ड अप्रोच. नाउ नेक्स्ट अप्रोच है कॉस्ट बेस्ड अप्रोच. मतलब जो हमारी कॉस्ट प्राइस है उस पर हम कुछ प्रॉफिट चार्ज करते हैं एंड देन हम अपनी सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं. सो दिस अप्रोच इज कॉल्ड कॉस्ट बेस्ड अप्रोच. थर्ड अप्रोच है मार्केटिंग बेस्ड अप्रोच. देखो हमारी कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, उन स्ट्रेटेजीज को ध्यान में रखकर हम लोग सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा नया प्रोडक्ट है तो नए प्रोडक्ट को अगर हमें मार्केट में एस्टेब्लिश करना है, उस हिसाब से हम अपनी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते हैं. तो ये कुछ यहाँ स्ट्रेटेजीज हैं, वो स्ट्रेटेजीज हम 1 by 1 इस अप्रोच में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमें किस तरह की प्राइसिंग रखनी चाहिए. सो सबसे पहला अप्रोच जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डिमांड बेस्ड अप्रोच. ओके, चलिए अब सबसे पहले इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं इस डिमांड बेस्ड अप्रोच के लिए. तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड. क्या कहता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस यानी प्रोडक्ट की जो प्राइस है और जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है यानी डिमांड है, उन दोनों के बीच कैसा रिलेशनशिप चलता है, इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स रिलेशनशिप का क्या मतलब हुआ, अगर आपने प्राइस हाई की तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड डाउन हो जाएगी, और अगर आपने प्राइस लो की तो उस प्रोडक्ट की डिमांड हाई हो जाएगी. ओके, सो ये कहलाता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं मार्केट में एप्पल सेल करने जा रहे हैं. ओके, अब एप्पल की है सपोज $1 पर केजी. अगर आपको $1 पर केजी में आपको मिल रहा है 1 केजी, आपको $1 में 1 केजी सपोज आप एप्पल बाय करते हैं. अब जैसे ही इसकी प्राइस बढ़ी $1 से $1.5 हुई तो इसकी डिमांड क्या होगी, 1 केजी से डिमांड डाउन होकर सपोज 0.8 केजी रह गई, 0.5 केजी रह गई, कुछ भी. और अगर आपने इसकी प्राइस को क्या कर दिया, कम कर दिया, सपोज $0.8 कर दिया, तो इसकी डिमांड बढ़कर हो जाएगी 1.5 केजी और समथिंग, कुछ भी. तो ये कहलाता है आपका लॉ ऑफ डिमांड. जैसे ही आपने अपनी प्राइस इंक्रीज करी इसकी प्रोडक्ट की डिमांड डाउन हो गई, और जैसे ही आपने प्राइस डाउन करी
ओके, प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हुई. सो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड. Most firms recognize that there exists a relationship between the selling price of their product or service and the demand. इस चीज को मैक्सिमम फर्म ने रिकॉग्नाइज किया है. By investigating and analyzing this relationship, it is possible in theory to establish an optimum price, that is a price that will maximize profit. So the relationship can often be described as an inverse linear relationship. Inverse relationship है ये, दोनों का एक दूसरे से ऑपोजिट चलता है. एक क्या चीज है, मतलब अगर आपकी वो प्राइस जहां पर आपने जितनी हाई प्राइस जहां आपका प्रोडक्ट की डिमांड ही जीरो हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला ए पॉइंट हो गया जहां आपकी डिमांड जीरो है. ए कैन बी व्यूड एज द थियोरेटिकल मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस दैट कुड बी चार्ज्ड बिफोर डिमांड फेल टू जीरो. एल्जेब्रिक अप्रोच देखिए. Economic theory states that the monopolist maximize profit when marginal cost or equal to marginal revenue. तो क्या कहते हैं इकोनॉमिस्ट? मोनोपोलिस्ट कहते हैं, मोनोपोलिस्ट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ कमा सकता है, जब आपकी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल होते हैं. मतलब एक एडिशनल यूनिट को सेल करने के लिए जो रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू फॉर वन एडिशनल यूनिट, ठीक है, revenue for one additional unit is equal to cost for that additional unit. जब ये दोनों इक्वल होता है, उस पॉइंट पर क्या होता है, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है. सो इस इलिस्ट्रेशन में देखते हैं. मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट. देखिए प्राइस जब आपकी ये क्वांटिटी 1 2 3 4 5, जब आपकी प्राइस $70 थी तब आपका रेवेन्यू कितना था, $70 आ रहा था. जब आपकी क्वांटिटी 2 करी, मतलब प्राइस क्या करी आपने, डाउन करी. जैसे ही $70 से प्राइस कम होकर $60 हो गई, आपकी क्वांटिटी बढ़ गई. कितनी हो गई, अब 2 यूनिट सेल होने लगी और टोटल रेवेन्यू कितना आएगा, 120. जैसे ही प्राइस और डाउन करी, $60 से $50 गए, आपकी क्वांटिटी और इंक्रीज हो गई. ठीक है, और अब आपका टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, 150. आपने और प्राइस डाउन करी और आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हुई, टोटल रेवेन्यू 160. प्राइस और डाउन करी और आपकी क्वांटिटी में इंक्रीज आया 1 यूनिट से, और टोटल रेवेन्यू हो गया $150. अब देखिए यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू कितना है, वन एडिशनल क्वांटिटी को करने के लिए यहां पर जो आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो कितना हो रहा था, $70. वन क्वांटिटी के लिए $70. ओके, जैसे ही आपने एक और एडिशनल यूनिट करी तो आपका एडिशनल रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है, $120 माइनस $70, डेट इज $50. अब आपका जो एडिशनल रेवेन्यू है वो $50 ही रह गया है. एक और यूनिट के इंक्रीज होते ही जो एडिशनल रेवेन्यू वो कितना रह गया, 150 माइनस 120, डेट इज $30. अगेन एक और यूनिट को बाय करा और अब आपके करते ही अब आपका जो एडिशनल रेवेन्यू वो कितना रह गया, $10. लेकिन जैसे ही आपने एक और एडिशनल यूनिट सेल करी, आपकी जो रेवेन्यू था वो कितना रह गया, 150 माइनस 160, यानी अब आपको लॉस होने लग गया. मतलब आपने ये वाला पॉइंट क्या था, जब आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे थे, इसके बाद अब आपका क्या होने लग गया, लॉस होने लग गया. ओके, सो मार्जिनल रेवेन्यू की लाइन कैसी चलेगी आपकी, डाउनवर्ड स्लोपिंग. देखिए ये रहा, 1 यूनिट पर मार्जिनल रेवेन्यू था आपका $70. अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करती हूं तो 1 यूनिट पर मेरा ये जो था ये $70. ओके, 2 यूनिट्स पर $50, ये 2 यूनिट्स एंड $50. 3 यूनिट्स पर $30. 4 यूनिट्स पर मेरा क्या है, $10. 4 यूनिट्स पर ये मेरा रह गया $10. एंड 5th यूनिट पर तो मेरा नेगेटिव ही चला गया, फिर क्या होने लग गया, लॉस होने लग गया. ठीक है, अब सपोज ये तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का हुआ. मार्जिनल कॉस्ट क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट है $30 पर यूनिट. कितनी है मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट मींस वेरिएबल कॉस्ट. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट अब तक हम पढ़ के आ चुके हैं. मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है. सो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट.
यानी 1 एडिशनल यूनिट को परचेज मैन्युफैक्चर करने के लिए जो एडिशनल आपकी कॉस्ट लग रही है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट. ओके, सो क्या रहा ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है $30. 1 यूनिट पर भी $30, 2 यूनिट्स पर भी $30, 3 यूनिट्स पर भी $30, 4 यूनिट्स पर भी $30, 5th यूनिट पर फिर धीरे धीरे करके हो सकता है आपकी मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होने लग गए. बट यहाँ पर क्या है, ये रहा. अब इस पॉइंट पर देखिए मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों क्या कर रही हैं, आपकी मीट कर रही हैं. तो जो मेरे लिए ऑप्टिमम पॉइंट होगा, प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, वो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा मेरा, ये वाला पॉइंट 3 यूनिट्स, क्योंकि इस पर मेरा प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. ओके, कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, चलिए देखते हैं एक बार. फॉर एग्जाम्पल मैं जब 1 यूनिट कर रही हूं, 1 यूनिट पर मेरा टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. तो यहां पर मेरा रेवेन्यू कितना आ रहा है, देखिए ये आ रहा है मेरा $70. ओके, यहाँ $70 आ रहा है. बट अभी हम लोग प्रॉफिट इसलिए भी नहीं फाइंड आउट कर सकते, हमारे पास फिक्स कॉस्ट नहीं है. लेकिन इस पॉइंट पर क्या रहेगा, इस पॉइंट पर देखिए एक एडिशनल यूनिट जैसे ही आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपको रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट ज्यादा हो रहा है. तो यहां तक तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. ये वाला आपका प्रॉफिट का एरिया है. ठीक है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा. लेकिन इसके बाद जैसे ही आप यहां आगे बढ़ते हैं, आपकी कॉस्ट, मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट तो ज्यादा है, लेकिन रेवेन्यू क्या हो रहा है, कम जनरेट हो रहा है. ओके, सो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, अब आपका यहाँ कॉस्ट और ये रेवेन्यू की लाइन हो गई. तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, लॉस वाला पॉइंट हो गया है. ये पूरा लॉस का पॉइंट है, एरिया है. सो ये पॉइंट जहां पर आपका मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होगी, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट वाला पॉइंट कहलाएगा. ओके ओके, सो हमारी ऑप्टिमम प्राइस क्या रहेगी, $50. 3 यूनिट्स पर देखिए, 3 यूनिट्स पर हमारी जो प्राइस थी वो कितनी थी, $50 पर यूनिट. सो सेलिंग प्राइस में ऑप्टिमम प्राइस क्या रहेगी, $50 पर यूनिट. दिस इज द ऑप्टिमम प्राइस, क्योंकि यहां पर हमारा क्या हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है. ओके, सो दिस इज द डिमांड बेस्ड अप्रोच. नाउ प्रोसीजर फॉर एस्टेब्लिशिंग द ऑप्टिमम प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. तो अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बेस्ड अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर आपको ऑप्टिमम प्राइस एस्टेब्लिश करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो ये देखिए. सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा उसमें, दिस इज अ जनरल सेट ऑफ रूल्स दैट कैन बी अप्लाइड टू मोस्ट क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग अलजेब्रा एंड प्राइसिंग. ओके, establish the linear relationship between price and quantity demanded. Equation will take the form P is equal to A minus BQ. तो देखिए सबसे पहले तो अगर हमें डिमांड बेस्ड अप्रोच में ऑप्टिमम प्राइस डिसाइड करनी है तो हमें ये फॉलोइंग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. तो प्राइस क्या रहेगी, A माइनस BQ. सो व्हाट इज द A? A is the intercept. Here the maximum theoretical price at which demand will fall to 0. देखिए ये वाली प्राइस थी, यहां पर डिमांड क्या है आपकी, एकदम 0 आ रही है. या अगर हम इसको यहां देखें, ये वाला पॉइंट ऐसा है जहां पर आपकी डिमांड क्या आ रही है, 0 आ रही है. तो ये मैक्सिमम थियोरेटिकल प्राइस है कि इस प्राइस पर, जस्ट इस प्राइस के बाद आपकी डिमांड शुरू हो जाती है. इस प्राइस से थोड़ा सा भी डाउन होते ही आपकी डिमांड शुरू हो जाती है. लेकिन इस प्राइस पर आपकी डिमांड क्या रहेगी, ए पॉइंट पर क्या आपकी डिमांड रहेगी, दैट इज 0. सो ए इज द इंटरसेप्ट. ये वाला पॉइंट हमारा ए इंटरसेप्ट है. ये हमारी डिमांड की लाइन है, लॉ ऑफ डिमांड की जो लाइन है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है क्वांटिटी डिमांडेड आपकी कम हो रही है, प्राइस डाउन हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है. सो यहां पर अगर हमें प्राइस फिक्स करनी है तो सबसे पहले तो प्राइस क्या रहेगी आपकी, ए माइनस बी. व्हाट इज द बी? बी इज द ग्रेडियंट, स्लोप. ये इसका स्लोप है. ओके, ये बी क्या है, स्लोप into quantity demanded. So this is the equation of pricing. प्राइसिंग की क्या इक्वेशन है, मैक्सिमम प्राइस है ये. बिकॉज इसका स्लोप डाउनवर्ड है इसलिए हमें इसको माइनस करना पड़ रहा है. ग्रेडियंट क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा. सो बी क्या होगा आपका, इसका स्लोप इनटू क्यू. ये आपकी इक्वेशन होगी, ये रही. ओके, सो नाउ व्हाट इज बी? बी क्या है कि क्वांटिटी जो आपकी ये डिमांडेड है, इसमें एक क्वांटिटी के चेंज से आपकी प्राइस में क्या चेंज आ रहा है, ये स्लोप हुआ आपका. ओके,
चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, सो ये आपका क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा, दिस वन एंड दिस वन, ये आपका इसका स्लोप हो गया। ओके, तो जो चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांड में, ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है इसमें जो चेंज आ रहा है प्राइस में चेंज की वजह से कितना चेंज आ रहा है, ये क्या कहलाएगा, आपका स्लोप कहलाएगा। ओके, सो ये रहा a minus bq, a is the intercept, here the maximum theoretical price at which demand will fall to zero, b is the gradient of the line, here the amount the price has to change the demand by 1 unit, कि 1 यूनिट अगर आपको क्वांटिटी में डिमांड में चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से प्राइस में क्या चेंज कर आ रहा है, डेट इज द b। ओके, सो ये रहा आपका p इज इक्वल टू a माइनस बी क्यू, ग्रेडियंट b इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी क्वांटिटी यानी डिमांड में 1 यूनिट चेंज की वजह से प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, डेट इज द ग्रेडियंट। Since as the price of product increases, quantity demanded will decrease and the demand increase when the price drops. Elasticity B has a negative value. इसीलिए B की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, क्योंकि ये स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग है। बट इट इज यूजुअल टू इग्नोर द माइनस साइन, इसलिए हम माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं। Equation of a straight line P is equal to A minus BQ can be used to show the demand for a product at a given price. Okay, so कितनी क्वांटिटी पर आपकी क्या प्राइस होगी, इस क्वांटिटी पर क्या प्राइस होगी, इस क्वांटिटी पर क्या प्राइस होगी, ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस इक्वेशन से पता करेंगे। B is always negative because of the inverse relationship between price and quantity, ये हमेशा नेगेटिव आएगा। नाउ सभी तो हमने क्या करा, इसका इस इक्वेशन से ये निकाला। नाउ नेक्स्ट क्या रहेगा, डबल द ग्रेडियंट टू फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि देखिए हम लोग प्रॉफिट कहाँ हमारा मैक्सिमाइज होता है, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ओके, अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, देखिए ये तो आपकी क्या है, प्राइसिंग का फंक्शन है, P इज इक्वल टू A माइनस बी क्यू। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करते तो वो क्या होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी। ओके, टोटल रेवेन्यू क्या होगी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। नाउ मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारी इक्वेशन कैसे आती है मार्जिनल रेवेन्यू की, मैं आपको वो इक्वेशन समझा रही हूँ, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, जरा सा मैथमेटिक्स से देखिए। सो दिस इज द प्राइस, कि कितनी क्वांटिटी पर आपकी क्या प्राइस रहेगी, वो हमारी इक्वेशन क्या होगी, A माइनस बी क्यू। व्हाट इज A? A इज द मैक्सिमम प्राइस वेयर योर डिमांड फॉल्स 0। व्हाट इज B? B इज द स्लोप एंड Q इज द क्वांटिटी डिमांडेड, कि कितनी क्वांटिटी पर आपकी क्या प्राइस होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी पर आपकी क्या प्राइस, अगर आप इतनी क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं तो आपको कितनी प्राइस रखनी होगी, इतनी क्वांटिटी प्राइस सेल करनी तो क्या प्राइस रखनी होगी, ये आपको यहां करना है। नाउ व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू होता है प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी डिमांडेड, सो दिस इज द आर रेवेन्यू। अब हम देख रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू। व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? 1 यूनिट क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से रेवेन्यू में क्या चेंज आ रहा है। देखिए यही था हमारा यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू का, कि 1 यूनिट क्वांटिटी में चेंज की वजह से रेवेन्यू में क्या चेंज आ रहा है, ये आपका क्या था, आपका मार्जिनल रेवेन्यू था। सो व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? ये कहलाता है चेंज इन रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, सो मेरा R इज इक्वल टू ये है, मैं यहां पर P की वैल्यू रख दूं A माइनस बी क्यू इंटू क्यू। मैं अगर इसको सॉल्व करती हूँ तो R का क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू स्क्वायर। मैंने सिंपल ब्रैकेट ओपन कर लिया तो Q मेरा A से भी मल्टीप्लाई होगा, Q मेरा बी क्यू से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया R इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? मार्जिनल रेवेन्यू इज चेंज इन क्वांटिटी, इसकी वजह से रेवेन्यू में जो चेंज आ रहा है वो मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। अब देखिए यहां पर मेरा R इक्वल टू कितना है, ए क्यू माइनस बी क्यू स्क्वायर। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ, ये देखिए ये फंक्शन कौन सा, डिफ्रेंशिएशन का है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ, थोड़ा सा मैथमेटिकल का है, वैसे सिर्फ ये मैं आपको फॉर्मूला किस तरह से डिराइव हुआ है वो बताने के लिए बता रही हूँ। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली बाद में सिर्फ फॉर्मूला ही देखेंगे हम, एक बार इसका जरा सा डेरिवेशन है। तो ये क्या है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a। ओके, और इसका क्या हो जाएगा, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन का थोड़ा सा भी आइडिया है तो इसका क्या हो जाएगा, 2b क्यू।
ओके यानी कि ये जो है आपका b यहाँ पर आ जाता है। इसको हम सॉल्व किस तरह से करते हैं, बी क्यू स्क्वायर का जब डिफ्रेंशिएट करना होगा तो क्या करेंगे, b ये तो आपका ऐसे कैसे ही रह जाएगा, ये होता है n जो पावर होती है वो यहाँ की मल्टीप्लाई हो जाती है और ये q की पावर n-1 रहता है, ये इसका डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव होता है ये इसका, तो वही हमने किया, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर 2-1 यानी कि 1 रह गई आपकी इसकी पावर। सो ये क्या हो गया है, मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन हो गया, इक्वेशन हो गई। सो मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वेशन क्या होती है, a माइनस 2bq। प्राइस की क्या इक्वेशन थी, ये रही प्राइस की इक्वेशन a माइनस bq। तो प्राइस की इक्वेशन होती है a माइनस bq, मार्जिनल रेवेन्यू की हो गई a माइनस 2bq। ओके सो डबल द ग्रेडियंट टू फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। सो मार्जिनल रेवेन्यू के लिए हमें ग्रेडियंट को डबल करना होता है, ये यहाँ डायरेक्टली लिखा है और किस तरह से क्यों डबल करते हैं ये मैंने आपको यहाँ इक्वेशन को सॉल्व करके डिराइव करके बता दिया है। ओके क्योंकि हमारा क्या होता है, R इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू होता है। प्राइस की मैंने अगर इक्वेशन यहाँ लिखी तो मेरा R इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू स्क्वायर आ गया है। ओके फिर R इज इक्वल टू दिस, इसका डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट किया तो ये हमारी मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू आ गई। ओके फिर एस्टेब्लिश द मार्जिनल कॉस्ट, दिस विल सिंपली बी द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैक्सिमाइज प्रॉफिट कहाँ होगा, जब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होगा। Substitute this value Q into the price equation to find the optimum price. It may be necessary to calculate the maximum profit. Okay, so ये कुछ प्रोसीजर है। आज इस प्रोसीजर में मैंने आपको सिर्फ सिंपली इतना ही बताया कि प्राइसिंग की क्या इक्वेशन होती है, मार्जिनल रेवेन्यू की क्या इक्वेशन होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर एक बार वापस पूरा देखेंगे और इस पूरे प्रोसीजर पर क्वेश्चन भी लेंगे ताकि ये पूरा पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, लेकिन इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।